नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज का सत्र अपने आप में काफी अहम FY 17-18 का आज आखिरी सत्र है। ये आज वादा एक्सपायरी भी है एक दिन पहले, क्योंकि कल बाजार की छुट्टी है। और इसके अलावा अगर आप ग्लोबल मार्केट से आज थोड़ा शांति देख रहे हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में संकेत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आज शाम को एक सेबी की बोर्ड की बैठक है। फोर्टिस को लेकर एक अहम खबर आ चुकी है और साथ ही मोमेंटम आपको साफ साफ दिख रहा है। क्या ग्लोबल मार्केट में उतनी भी शांति नहीं, एक पॉकेट बहुत ही वॉलेटाइल रहा, वो था IT। और वहीं नेस्डेक में IT की वेटेज होने की वजह से नेस्डेक ही अपने आप में करीब 3% उठा। हालांकि डॉव फ्यूचर्स को या डॉव को देखेंगे आप तो वहां पे ज्यादा गिरावट नहीं दिखेगी आपको। हाँ, आज वादा की एक्सपायरी एक अहम ट्रिगर ये होगा। कल तो लग ही नहीं रहा था कि एक्सपायरी वाला फीलिंग है, लेकिन आज उम्मीद कर सकते हैं कि शायद थोड़ा स्विंग ट्रेड हमको दोपहर बाद मिले। सेबी की आज एक बोर्ड की बैठक, पूरी डिटेल एनालिसिस आपके सामने होगा। और आज एक लिस्टिंग भी है, HL की लिस्टिंग, और आज ट्री हाउस का आज आखिरी दिन है IPO के तौर पर। बिल्कुल, तो ट्रिगर्स कई सारे हैं और लंबा वीकेंड है, तो उससे पहले मार्केट हो सकता है थोड़ा वॉलेटाइल रहे। लेकिन जो आपने कहा, कल आप काफ़ी निराश थे क्लोजिंग जिस तरह की हुई थी उसके बाद। आज संकेत अगर हम देखें तो देखिए SGX निफ्टी फिर से एक बार वही 10,123 के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी करीब आधे % नीचे। USA क्यूज नेगेटिव थे। डाउ जोन्स में गिरावट कम इसलिए थी क्योंकि परसेंटेज में वो नैस्डैक से कम गिरा, लेकिन डाउ जोन्स भी ऑलमोस्ट 350 पॉइंट नीचे बंद हुआ था। आज सुबह जो एशियन क्यूज हैं वो भी सारे नेगेटिव हैं, तो ये एक तरीके से जो सेटअप है उसे ख़राब कर देता है इंडियन मार्केट्स के लिए। और वो इसलिए क्योंकि कल किसी तरह से बुल्स ने कोशिश कर करके जो 10,175 का लेवल है उसको डिफेंड कर लिया था, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन आज के क्यूज आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, तो उसके मुताबिक फिर से एक बार SGX निफ्टी उन लेवल्स के नीचे है। जैसे ही ये 10,100 के आसपास जाता है तो फिर वो चिंता शुरू हो जाती है कि ये कहीं 10,040 तक नहीं चला जाए। और अगर 10,040 टेस्ट हो जाता है तो फिर वो चिंता हो जाती है कि 10,000 टेस्ट नहीं हो जाए। तो उस लिहाज से आज जो कन्विक्शन बुल्स ने दिखाया था कल और परसों के ट्रेड में, वो आज मार्केट में टेस्ट होगा। बिकॉज एक तरफ सेटलमेंट है, एक्सपायरी है, साल की आखिरी सीरीज, और दूसरी तरफ कमजोर ग्लोबल क्यूज। अब अगर किसी वजह से निफ्टी 10,175 के ऊपर टिकता है, निकलता है, तो अलग बात है। फिर तो हो सकता है कि तेजी देखने को मिले, बिकॉज आज इसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। लेकिन 10,140 के नीचे निफ्टी जाने पर 10,100 के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। वो भी अगर ब्रीच हो जाता है या फिर टेस्ट हो जाता है तो 10,040 का लेवल है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के अभी ये चीज़ है इस पूरी सीरीज के अंदर, यानी कि जिसका आज आखिरी दिन है, ये शायद 10,000 नहीं जाएगा। 10,000 को तो बचाया जा सकता है, 48 अंकों का नुकसान है। जरा एक बार FIs और DIs का कामकाज भी देख लेते हैं, फिर राकेश और हरी से भी जुड़ेंगे और जानेंगे आज की मार्केट की रणनीति। लेकिन पहले जरा FIs और DIs का कामकाज देखिए। इसके अंदर हमको एक चीज़ तो साफ दिखी है कि कल दोनों की तरफ से प्लस पोजीशंस थी। ये टिपिकली एक्सपायरी से पहले थोड़ा क्वांटम भी बढ़ गया है, जैसे 2,000 करोड़ रुपए का फिर से DIs की बाइंग आई है और 1,000 करोड़ रुपए की FIs की तरफ से भी बाइंग ही आई है। तो इसलिए आज भले हमारे पास ग्लोबल मार्केट संकेत कमजोर है, लेकिन ये छोटा सा बेस हमारे लिए काम कर सकता है। जैसे मिहिर आपको बता भी रहे थे कि 10,100, उसके बाद 10,040 अपने आप में दो अहम सपोर्ट बेस हैं। क्योंकि आज एक्सपायरी है तो हमने ज्यादातर एक्सपर्ट से बातचीत भी की थी और उनके पोल के मुताबिक भी जो बात आज हमको आंकड़ों पे दिख रही है, तो हमने खैर 48 घंटे पहले ही उन एक्सपर्ट्स की हेल्प से ये जजमेंट ले लिया था कि शायद मार्केट 10,120 से 200 के बीच में एक्सपायरी की कटान हो सकती है। मेजॉरिटी हिस्सा वहीं आके रुक रहा है। और आप इस पूरे तीनों ब्रैकेट में एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि 10,000 नहीं टूट रहा इसमें भी, जो भी हमने जी बिजनेस का व्यू भी आपके सामने रखा। और ऊपर जाते समय 280 है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अब कम हो गई है, इसलिए रेशियो भी सबसे कम है 25% का। तो ये जी बिजनेस का व्यू हो गया। अब जरा रणनीति आपके सामने हुई, जी बिजनेस का व्यू हुआ। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का रोल ओवर का आंकड़ा भी देख लीजिए, क्योंकि इन्होंने 50% के आंकड़े को पार कर लिया। आज थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट होगा, ये 60% के एवरेज में आ जाएंगे। निफ्टी पे करीब 53-54% का रोल ओवर आ चुका है और इसी तरह से बैंक निफ्टी पे भी रोल ओवर है। इन दोनों प्लेट्स में देख के आपको एक चीज और कॉमन दिख रही होगी कि मार्च कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है, अप्रैल के अंदर कुछ फ्रेश बाइंग है, बट वो ज्यादा नहीं है। इसलिए ये जो ट्रांसफर हो रहा है कि शॉर्ट्स का कटान होकर लॉन्ग्स का आना, ये बहुत कम है। इसलिए रोल ओवर का आंकड़ा भी ज्यादा एडजस्टेड नहीं है। स्टॉक्स टू स्टॉक्स रोल ओवर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन इससे पहले आज का थोड़ा और रणनीति समझ लेते हैं बैंक निफ्टी को लेकर क्या करना है। राकेश, शुक्रिया आज समय देने के लिए। हरी, आपका भी शुक्रिया समय देने के लिए। आज किसी के पास भी कोई पोजीशन है, ये मान के चलें कि सीरीज को हम 10,000 के ऊपर काटेंगे और अगली सीरीज भी 10,000 के बेस के साथ ही फॉरवर्ड हो रही है, यानी वहां पर भी जल्दी जल्दी कटान 10,000 के नीचे नहीं आएगी। राकेश,
देखिए डिम्पी, मार्केट्स काफ़ी वोलाटाइल हैं। आप देखें तो 2 दिन हमने एक अच्छी रैली दिखाई भारतीय बाजारों ने, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कल जो ग्लोबल संकेत हैं वो खराब हैं, बट हमारे यहाँ पर अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो शॉर्ट्स थे उनके जो स्टॉप लॉसेस थे वो ट्रिगर हो चुके हैं, और आज हम गैप डाउन ओपनिंग जरूर देख रहे हैं, बट मुझे लगता है निचले स्तरों पर एक बाइंग देखने को मिलेगी। और आपने तो काफी बड़ा दायरा दिया है, 10,000 के नीचे निकलना आज के सत्र में काफी मुश्किल लगता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मिहिर भी बोल रहे थे, आज एक्सपायरी भी है, दूसरा हमारे यहाँ ईयर एंडिंग भी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि निचले स्तरों पर एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, और मुझे लगता है कि अगली सीरीज की शुरुआत जो अगले सप्ताह होगी वो भी शायद पॉजिटिव नोट पर होगी। एक और चीज़ जमीर मार्केट के अंदर इस समय दुविधा ये भी है कि पोजीशंस को शॉर्ट को और लॉन्ग को किस तरह से एडजस्ट किया जाए, इसलिए शायद रोल ओवर का आंकड़ा आज के लिए भी थोड़ा ड्यू है। नहीं तो शायद उनको कल भी मिल जाना चाहिए था, छोटा मूव था, लेकिन आज शायद थोड़ा बहुत पोजीशंस और सेटल होंगी। डायरेक्शन तो नहीं है मार्केट, रेंज जरूर है मार्केट के पास। अब देखिए डायरेक्शन तो नहीं है। कल जिस तरह की क्लोजिंग हुई थी वो एक बड़ी ही कंफ्यूज क्लोजिंग थी, रेंज है लेकिन वो जो इनडिसाइसिवनेस थी वो साफ झलक रही थी। रेंज है, बिल्कुल है। और आज एक्चुअली अभी तक के क्यूज अगर आप देखें तो हो सकता है कि निफ्टी 10,100 को डिफेंड कर भी ले, लेकिन वही होगा कि ये एक चांस बुल्स के पास था जो कि उन्होंने गवा दिया, वरना ये 10,200 के ऊपर 10,220 50 तक का लेवल अगर चेस कर लेते तो फिर वाकई जो बेयर्स हैं उनका कन्विक्शन टेस्ट होता। वो मौका छोड़ दिया बुल्स। ठीक है हरी, अब कुछ एक इवेंट्स को इस मार्च सीरीज के साथ हम छोड़ के भी जाएंगे, जैसे कि एलटीसीजी की चिंता को हम नहीं लेके जाएंगे कि उसकी कितनी सेलिंग आने वाली है। अब हम नए ट्रिगर के साथ, नए जोश के साथ आएंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, किम की बात हमने हेडलाइंस में रखी थी, और नतीजे भी आएंगे। तो बाजार किस डायरेक्शन की तरफ है, ये रेंज वाला है या फिर रेंज का ब्रेकआउट वाला बाजार है? देखिए, पहले तो जहां तक एलटीसीजी का सवाल है, हम लोगों ने काफी इन डेप्थ में कैलकुलेशंस वगैरह किया था, और आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 5-6 साल तक होल्ड करते हो, तो आपका नेट इंपैक्ट ऑफ एलटीसीजी अबाउट 0.6 to 0.7% आपके रिटर्न्स में पड़ता है। तो मेरे ख्याल से वो कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है, और आई डोंट थिंक इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू बी वेरी वरीड। तो जहां तक एलटीसीजी का सवाल है, हाँ, जो ईयर एंड में सेलिंग होना था वो हो चुका है। मेरे ख्याल से दैट इश्यू इज क्लोज्ड एंड डस्टेड। जहां तक आने वाले साल का सवाल है, मेरे ख्याल से दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, और मेरे अनुसार जो जो जीडीपी के डेटा आएंगे, जो फिस्कल डेफिसिट के डेटा आएंगे, और खास करके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अप्रैल 15 तारीख से शुरू होंगे, आई थिंक ये बहुत मायने रखते हैं। यूएस फेड का तो हम लेके चल रहे हैं कि शायद 3 या 4 राउंड्स टोटल बढ़ाएंगे, लेकिन जो इंडिया में जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, मेरे ख्याल से ये बहुत महत्व रखेगा, और अप्रैल 15 से हमको पहले संकेत इसके मिलने लगेंगे। बिल्कुल। खैर चलिए, आज के जो संकेत हैं इसमें अब राकेश, जाहिर सी बात है जो हावी रहेगा ट्रेड पर वो रहेगा आज का सेटलमेंट, लेकिन कोई स्टॉक्स आपके रडार पर और साथ ही आईटी पर रुझान आपको क्या लग रहा है? बिकॉज कल यूएस में तो नेगेटिविटी थी ही, भारत में भी जो खबर है आईटी स्पेस से वो बुरी है। हालांकि कॉग्निजेंट को लेकर है, उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है, लेकिन उसका रब ऑफ जो है वो देखने को मिलेगा बाकी आईटी स्टॉक्स पर। देखिए मेहर, अगर आईटी स्टॉक्स की बात करें तो मिड कैप आईटी के अंदर तो रुझान पॉजिटिव है। लार्ज कैप के अंदर विप्रो ने एक ब्रेकडाउन दिखाया था, वो गिरावट में पार्टिसिपेट कर रहा है। इन्फोसिस ऊपर में खड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर अगर कोई गिरावट आती है तो माहौल खराब होगा। ऐसा लगता है कि टीसीएस भी शायद एक बॉटम लगा रहा है। अब मिड कैप आईटी स्पेस तो आउट परफॉर्म कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। जिस तरीके से खराब ग्लोबल संकेत है, कैश काउंटर थॉमस को काफी अच्छा लगता है, आप देखें, और एकदम नए हाइस के पास खड़ा हुआ है। टेक्निकल सेटअप काफी अच्छा है। ट्रेडिंग और निवेश दोनों के नजरिए से मुझे लगता है इस स्टॉक को यहां पर बाय किया जा सकता है। मार्केट की वीकनेस में थॉमस कुक को बाय करके चले। 259.80 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। शॉर्ट टर्म के लिए 310 का टारगेट है। ठीक है, इस पे आप ध्यान रखा जाए। बात थॉमस कुक, वैसे भी छुट्टियों का अब सीजन शुरू है और अब थॉमस कुक का फायदा उठा सकते हैं। कई दिनों पहले हमने आपको टेक्निकल ब्रेकआउट के तौर पर भी आपके सामने बात रखी हुई थी। तो कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं, जरा वो भी समझ लेते हैं। रजत है मेरे सहयोगी, आपको सारी ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताने वाले हैं, जरा नोट भी कीजिएगा। स्टॉप लॉस और टारगेट आज दोनों ही बताए रजत। जी बिल्कुल, पहला तो है बीएफ यूटिलिटीज जो चॉइस ब्रोकिंग के रडार पर है। कल भी तेज हुआ था ये स्टॉक, लेकिन अब नेक्स्ट टारगेट है 415, स्टॉप लॉस 380 का लगाना होगा। और साथ साथ एजिस लॉजिस्टिक्स पे भी बाय कॉल इनिशिएट की है चॉइस ब्रोकिंग ने। टारगेट है 281, स्टॉप लॉस 251 का लगाएं। पिडिलाइट
इनफैक्ट ये जो केमिकल सेक्टर से, पेंट सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। पिडिलाइट अब 960 तक जा सकता है और 913 ये एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए लगाना होगा। इन्वेस्टर पॉइंट की बाय कॉल आई है सिंजीन पे, जिसमें वो मानते हैं नेक्स्ट टारगेट है 620 और स्टॉप लॉस 590 का लगाए हैं इस ट्रेड पे। और एक ट्रेड है हिंडाल्को जो मेटल्स पे आउट परफॉर्म कर रहा है, अभी 228 तक पहुंच सकता है 215 के एक स्टॉप लॉस के साथ, अभी भी तेजी बनाई जा सकती है। आईडीबीआई कैपिटल की 2 कॉल्स हैं, पहला है टाटा कॉफी जिसमें टारगेट दे रहे हैं वो 119 का, स्टॉप लॉस 112 के आसपास लगाना होगा इस ट्रेड पे। और एक है सोनाटा सॉफ्टवेयर जिसपे 331 का टारगेट है और 316 का लगाना होगा एक छोटा सा स्टॉप लॉस। ठीक है, सारे के सारे ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने, आप इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा। खैर बाजार के अंदर आज 2-3 और अहम ट्रिगर भी हैं। एक तो सेबी की बैठक है, इसका पूरा विश्लेषण हम थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। दूसरी बात, आज मार्केट के अंदर ये फोर्टिस को लेकर जो खबर आई है ये पूरे का सेगमेंट में कुछ फर्क डालेगी, इसका डिटेल एनालिसिस होगा। और एक एयर इंडिया को लेकर भी सरकार आगे बढ़ना चाहती है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। तो 3 अहम ट्रिगर अभी भी आपके सामने ड्यू हैं। खैर आईटी पे एक बार हरी का भी व्यू ले लेते हैं। हरी, ये जो कॉग्निजेंट के अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ असर होगा इसका आईटी कंपनीज पर? देखिए, जो सबसे बड़ा ओवरहैंग आईटी का है वो कुछ हद तक कॉग्निजेंट का जरूर है, लेकिन उससे भी बड़ा जो ओवरहैंग है वो फेसबुक का है। क्योंकि जिस तरह से एक कंपनी 4 साल पहले लिस्ट होके इट हैज बिकम $200 बिलियन कंपनी, और आज उनके जो बुनियादी सिक्योरिटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो आई थिंक ये पूरे सिर्फ फेसबुक के लिए नहीं, एप्पल हो या उबेर हो, जहां पे बहुत सारा कस्टमर डेटा का डेटाबेस मेंटेन किया जा रहा है, आई थिंक इन कंपनीज पे भी जरूर सवाल उठेंगे। तो आई थिंक ये जो एक क्वेश्चन मार्क है ये डेफिनेटली आईटी पे बना रहेगा। जहां तक इंडियन आईटी स्टॉक्स का सवाल है, मेरा कंसर्न है कि स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस जो 900 के थे कुछ महीने पहले, आज 1200 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो जो उनमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी, आई थिंक अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी रही नहीं, तो मुझे तो यहां से ज्यादा अपसेट्स दिखाई नहीं दे रही है। SGX निफ्टी 10,125 पर है, यानी करीब आधे % नीचे। अब आज सेबी की एक बोर्ड बैठक भी होने वाली है, हालांकि इसके जो फैसले हैं वो सारे मार्केट बंद होने के बाद सामने आएंगे, लेकिन इस बैठक में इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में जो कंपनी गई है उसके नियमों में और सख्ती की जा सकती है। सेबी ऐसी कंपनियों के लिए जो डिस्क्लोजर नियम है वो और कड़े कर सकती है। हो सकता है साथ ही कुछ एरियाज में इन्हें रिलीफ भी मिले। हमारे साथ मुंबई से ब्रिजेश मौजूद हैं, उनसे जानते हैं एजेंडा में क्या है, क्या हो सकता है। ब्रिजेश, बताइए। सेबी की बोर्ड मीटिंग में कई अहम मामलों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें सबसे अहम है उन कंपनियों के लिए जो आईबीसी के तहत गई हुई हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसी कंपनियों की प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, जिसकी वजह से शेयरों में काफी उतार चढ़ाव दिखता है। सेबी इसे ठीक करना चाहता है। इसके अलावा कुछ रियायतें देने की भी तैयारी है, खासतौर पर उन कंपनियों के लिए जहां पर नया प्रमोटर आता है और उसकी वजह से नई इक्विटी डालता है और उसकी वजह से जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 75% के ऊपर जाती है, तो सेबी वहां पर रियायत दे सकता है। अगर कोई कंपनी डीलिस्ट होना चाहती है जो आईबीसी में है, तो उसके लिए डीलिस्टिंग की राह भी आसान करने पर सेबी बोर्ड में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा एल्गो ट्रेडिंग के नियमों में भी बदलाव की तैयारी है। सेबी ये चाहता है कि जो कोलोकेशन की सुविधा है उसे शेयर्ड कोलोकेशन की सुविधा में तब्दील किया जाए, यानी एक से ज्यादा ब्रोकर जो है कोलोकेशन सुविधा का इस्तेमाल कर पाएं। इसके अलावा टिक बाय टिक का जो डेटा एक्सचेंजेस देते हैं उसे भी फ्री में देने को कहा जा सकता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में जो निवेश है उसको भी सस्ता बनाने पर जो है सेबी बोर्ड विचार कर सकता है। म्यूचुअल फंड अभी करीब 20 बेसिस पॉइंट जो है म्यूचुअल फंड एडिशनल एक्सपेंस के तौर पर चार्ज करते हैं, उससे घटाने को कहा जा सकता है। इससे यह होगा कि निवेशक जो पैसा डालेंगे म्यूचुअल फंड में उसमें से कम पैसा कटेगा और ज्यादा पैसा निवेश में जाएगा। इसके अलावा ऑडिटर्स और जो वैल्यूअर्स हैं उनके लिए भी नियमों में सख्ती की जा सकती है। अगर वो नियम नहीं मानते हैं सेबी के, तो उन पर पाबंदी लगाने पर भी विचार किया जा सकता है। ये भी समझा जा रहा है कि सेबी एक्सचेंजेस को ज्यादा अधिकार देगा, खासतौर पर उन मामलों में जहां पर कोई कंपनी लिस्टिंग के नियमों का उल्लंघन करती है। तो ऐसे मामलों में प्रमोटर्स के शेयर जो है फ्रीज करने के अलावा कंपनियों को डीलिस्ट करने तक का भी अधिकार जो है दिया जा सकता है। इसके अलावा शेयर बायबैक और कोटक कमेटी की रिपोर्ट पर भी बोर्ड में चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, एजेंडे में बहुत कुछ है सेबी के। आज हो सकता है सभी बैठकों में, पूरी बैठक में सभी पॉइंट्स को ना छुआ जाए, लेकिन हाँ फिर भी जो पॉइंट्स आएंगे वो शायद आईबीसी को लेकर आ सकते हैं। ये अपने आप में काफी अहम है। सरकार, बैंक और अब सेबी
ये सभी के सभी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हरी, एक बार आपका व्यू चाहिए होगा, ये सेबी के हाथ में जो भी है आईबीसी के तहत या इंसॉल्वेंसी के तहत, वो अपनी तरफ से भी कुछ नियमों में बदलाव कर रही है, कईयों में सख्ती और कईयों में थोड़ा सा से रियायत भी दी जाएगी। आपका रिएक्शन चाहिए, ये जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस से सारी कंपनीज गुजर रही हैं। देखिए, मेरे ख्याल से सेबी को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पे दो चीजों पे ध्यान देना चाहिए और मैं मानता हूं कि शायद आज उसी पे ध्यान दिया जाएगा। पहला तो डिस्क्लोजर नॉर्म्स है, क्योंकि आज हो क्या रहा है कि समझ लीजिए कोई भूषण स्टील या एसआर स्टील का जो भी बिड आने वाला है, आई थिंक उसके पहले हम देखते हैं कि वो प्राइस में 40% अप्रिसिएशन हो जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन कहां से बाहर आता है, कौन ये स्टॉक्स खरीदता है, कौन इसमें फ्यूचर खरीदता है, आई थिंक इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो या तो आप इनके ट्रेडिंग को बंद करो या जो भी करवाना, पर आई थिंक ट्रांसपेरेंसी लाइए, वो पहली बात है। दूसरी बात है कि आप जब कोई कंपनी एक्वायर करता है स्ट्रेस्ड एसेट्स को, तो उन्हें ओपन ऑफर पे आई थिंक या 20% ओपन ऑफर पे एक छूट देना चाहिए, जो मेरे ख्याल से दिया जाएगा। बट मेरे ख्याल जो सबसे महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट आएगा, आई थिंक दैट विल बी इन द एल्गो फ्रंट, क्योंकि मैं मानता हूं कि आज एनएससी का जो आईपीओ रुका हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी इन द एल्गो फ्रंट। शायद से एक बार क्लैरिटी आ गया और एनएससी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं मानता हूं कि एनएससी के आईपीओ के लिए शायद इट विल पेव द वे गोइंग अहेड। ठीक है, ये कुछ एक अहम जानकारी जो कि सेबी की आज बोर्ड बैठक से आ सकती है, उसके एजेंडा भी आपके सामने है। अब जरा कुछ आज के खबरों वाले शेयर्स भी देख लेते हैं और जानते हैं कि आज उनमें क्या क्या न्यूज है। अंचल है मेरे सहयोगी आपको बताने के लिए कि आज के खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं। बताएं अंचल आप। शुक्रिया डिम्पी। देखिए, शुरुआत पहले प्राइमरी मार्केट से करते हैं। आज लिस्टिंग होनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की, उस पर नजर रखिएगा। 1215 रुपए का इश्यू प्राइस तय किया गया है। आईपीओ करीब करीब 1 गुना सब्सक्राइब हुआ था, 0.99 टाइम्स, यानी 99% सब्सक्राइब हुआ था। तो कहीं ना कहीं अब ब्रोकर्स मान रहे हैं कि कोई मेजर गेन्स नहीं आते हुए दिखेंगे लिस्टिंग पे। हालांकि अब जो व्यू है लिस्टिंग के तौर पे वो पलट गया है। उनका मानना है कि शायद लिस्टिंग के दिन, आज के दिन फ्लैट टू नेगेटिव ही शेयर लिस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे नजर रखिएगा एचएल की लिस्टिंग कैसी रहती है। दूसरी ओर लेमन ट्री, इसका आईपीओ चल रहा था, इसका आज आखिरी दिन है। पहले 2 दिनों में दूसरे दिन तक आते आते 44% तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। आज आखिरी दिन है। एचएनआई एक्टिविटीज डेफिनेटली हैवी रहेगी, यहां फोकस रखिएगा। प्राइस बैंड इस आईपीओ का 54 रुपीज से लेकर 56 रुपीज प्रति शेयर तय किया गया है और जो लॉट साइज है 265 शेयर का लॉट साइज है। तो कहीं ना कहीं लेमन ट्री के आईपीओ पे आज नजर रखिएगा, आखिरी दिन है। अगर आप आईपीओ में ट्रेड करना चाहते हैं तो आज आखिरी मौका आपके पास लेमन ट्री के केस में। खबरों की बात करें तो पर्सिस्टेंट सिस्टम्स आज आपके रडार में होना चाहिए, यहां बिकवाली बढ़ती हुई दिखेगी। कारण यह कंपनी ने खुद अनाउंस किया है Q4 के अंदर नंबर्स में प्रेशर रहेगा और प्रेशर का सबसे बड़ा कारण है आईपी सेल्स। जो इनका आईपी सेगमेंट है वहां पे सेल्स गिर रही है, उसका इंपैक्ट पूरी आय पे आता हुआ दिखेगा। करीब $80 लाख तक कंपनी के टोटल रेवेन्यूज डिप हो सकते हैं आईपी सेल्स में लॉस की वजह से, तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट डेफिनेटली पर्सिस्टेंट सिस्टम्स पे आज के सत्र में रहेगा। आईटी स्टॉक्स पे एक और ट्रिगर है डिम्पी। देखिए, कोग्निजेंट को लेके खबर आई, आईटी विभाग जो इनकम टैक्स विभाग है उसने कोग्निजेंट इंडिया के कुछ अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है और ये पूरा ही मामला डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को लेकर है। देखिए, 2016-17 में कोग्निजेंट इंडिया ने अपनी पेरेंट कंपनी को डिविडेंड दिया था और उस समय उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं पे किया था। इसको देखते हुए आईटी विभाग ने पहले तो 2500 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा था और अब इनके खाते फ्रीज कर दिए। तो एक सेंटिमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट आज आपको आईटी स्पेस पे भी आता हुआ दिखेगा। तेजस नेटवर्क आज स्ट्रांग रह सकता है। कारण यह है बीएसएनएल से 336 करोड़ का ऑर्डर मिला है भारत नेट के एक्सपेंशन के लिए, यहां नजर रखिएगा। तेजस नेटवर्क तेजी दिखा सकता है। जी लर्न पे भी एक खबर है, खबर यह आई है अब कि एमटी एडुकेयर ने 3.19 करोड़ शेयर जारी किए हैं। जीलन को ये शेयर जारी किए गए हैं और 62 रुपए 62.57 पर शेयर के भाव से ये 3.19 करोड़ शेयर जारी किए हैं। तो जीलन और एमटी एडुकेयर दोनों ही फोकस में रखिएगा। एक डिस्क्लोजर भी आपको साथ ही दे दें, जीलन एसएल समूह की कंपनी है जिसके माध्यम से आप ये चैनल देख रहे हैं। लास्टली सिकल लॉजिस्टिक्स डिम्पी, ये सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले कुछ दिनों में इस शेयर में तेजी रह सकती है और कारण है कंपनी की जेवी को दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से ऑर्डर मिला है और ऑर्डर 20 साल की समय अवधि के लिए मिला है और जो ऑर्डर में टोटल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो करीब 10,000 करोड़ की, यानी सालाना 500 करोड़ की बिजनेस अपॉर्चुनिटी सिकल के जेवी को मिलती हुई दिखेगी। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर काम करेगा सिकल लॉजिस्टिक्स के लिए। ठीक है, सिकल लॉजिस्टिक पे ध्यान रखें। वैसे भी कल लॉजिस्टिक कंपनीज अच्छा चल रही थी, गति है, अलकार्गो है, कल उनकी क्लोजिंग भी अच्छी थी। अब 1 तारीख से जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उसमें ई वे बिल का लागू होना भी होगा और इससे शायद इन कंपनीज में थोड़ा फर्क भी पड़ेगा। एक बार आके आप जरा देखेंगे गति और सिकल लॉजिस्टिक दोनों के जरा चार्ट चेक कीजिए।
देखिए डिम्पी, अगर आप गति की बात करें तो स्टॉक ने नीचे से एक रैली जरूर दिखाई है, एक पुल बैक जरूर देखने को मिला है, बट टेक्निकली कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि नई तेजी शॉर्ट टर्म के लिए या निवेश के लिए यहाँ पर कुछ किया जाए। दूसरी तरफ अगर आप सिकल लॉजिस्टिक्स की बात करें डिम्पी, तो यहाँ पर स्टॉक एक बेस बनाया है। स्टॉक के लिए पॉजिटिव चीज यही है कि स्टॉक का 211 212 के अराउंड एक बेस है। किसी ने बाय कर रखा है तो यहाँ का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जिस तरीके का मार्केट है, मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा। 227 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तब स्टॉक को बाय करना चाहिए। एक मिहिर, एक अहम खबर और भी है जो कि मारुति से जुड़ी हुई है। इन्होंने भी नई स्विफ्ट लॉन्च की थी और खबर यह है कि सिर्फ 10 हफ्तों में इन्होंने 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों की बुकिंग ले ली। तो अब इसके ऑटो सेल्स के आंकड़े भी आने हैं। नई स्विफ्ट ने 1 लाख गाड़ियों की बुकिंग ले ली है सिर्फ 10 हफ्तों में। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर नई स्विफ्ट के साथ है। एक बार हरी, आपका व्यू चाहिए होगा। ये सिर्फ एक ही मॉडल है जिसमें इस तरह की बम्पर बुकिंग हमको दिखी है और इनका जो मिड सेगमेंट है वो तो काफी बेहतर है। यार मारुति पे आपका आउटलुक चाहिए होगा। इस सेल्स के नंबर, बाद में क्वार्टरली नंबर्स आएंगे और आगे का आउटलुक। डिम्पी, आई थिंक पिछले बार भी आपके चैनल में कह रहा था कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो डिस्पाइट वैल्यूएशंस बीइंग रिच, आई थिंक एक ऐसा स्टॉक है जहां पे आप कोई भी लेवल पे ये स्टॉक में अंदर आओ तो शायद आप पैसा लेके जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से ग्रोथ मोमेंटम और खास करके जो एंट्री लेवल सेगमेंट और मिड सेगमेंट, आई थिंक ये दो जो सेगमेंट में डोमिनेट किया, और जिस तरह से हायर सेगमेंट और जो एसयूवी सेगमेंट से इन्हें प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं, आई थिंक इन्होंने लगभग पूरा कंज्यूमर पैसेंजर कार इंडस्ट्री को इंडिया में डोमिनेट कर लिया। तो मैं मानता हूं कि इसका बेनिफिट इनको आते रहेगा। हाँ, वैल्यूएशंस के बारे में आप डेफिनेटली चिंता जता सकते हैं, लेकिन कंसिडरिंग द स्टॉक इज करेक्ट फ्रॉम अबाउट 9400 टू 8800, मैं मानता हूं कि ये एंट्री के लिए एक बहुत अच्छा लेवल है। और SGX निफ्टी जिस तरह के संकेत दिखा रहा है उसमें रुझान यही है कि गिरावट और थोड़ी बढ़ सकती है। करीब 55 पॉइंट नीचे SGX निफ्टी है और 10,113 का लेवल है। राकेश, ऐसा लग रहा है कि खुलने के बाद शायद 10,100 टेस्ट हो सकता है। बिल्कुल मिहिर, अगर आप देखें तो 2 दिन एक अच्छी रैली की और यही लग रहा था कि शायद एक्सपायरी के चलते और ईयर एंडिंग के चलते मार्केट कहीं 10,200 के ऊपर ना निकले और काफी माहौल ओपनिंग में बिगड़ा हुआ है। बट मिहिर, दूसरी तरफ आप देखें तो सेलेक्ट काउंटर्स हैं मार्केट के अंदर जो मुझे लगता है मार्केट को सपोर्ट देंगे। FMCG में मुझे लगता है लीवर ईयर एंडिंग पर एक्सपायरी के दिन एक मार्केट को सपोर्ट देने का काम कर सकता है। कई काउंटर्स हैं, जैसे पीडीलाइट है, वो भी अच्छा लगता है। और एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि अगर मार्केट का मूड बिगड़ता है और 10,100 के नीचे निकलता है तो मार्केट एक नई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी देगा, क्योंकि हम देखें तो जो रैली हमने 10,000 के नीचे के स्तरों से देखी है, लगभग 10,180 के लेवल्स तक की जो तेजी देखी है, उस तेजी में मैक्सिमम जो शॉर्ट्स थे वो काफी शॉर्ट्स कट चुके हैं। और आज के दिन अगर मार्केट गिर के नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो कुछ नए नेगेटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स बनेंगे, तब शायद एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बने। बट मार्केट मुझे लगता है मिहिर ईयर एंडिंग के चलते और एक्सपायरी के चलते काफी वॉलेटाइल रह सकता है। ठीक है, वॉलेटिलिटी आज के सेशन में थोड़ी रह सकती है, एक रेंज में रहेगी वो, लेकिन वॉलेटिलिटी अलग अलग शेयर्स हम आपके सामने रख रहे हैं। सेबी की बोर्ड बैठक का एजेंडा हो गया और आज की अब दूसरी बड़ी खबर वो है फोर्टिस हेल्थकेयर। फोर्टिस हेल्थकेयर के शेयर में आज आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि बोर्ड ने हॉस्पिटल कारोबार में डीमर्ज को मंजूरी दे दी है। सुमित के पास पूरी जानकारी है आपके शेयरों से जुड़े हुए, इनके कारोबार से जुड़े हुए और इनकी बैलेंस शीट से जुड़े हुए। तो सारे सवालों का जवाब सुमित आपको देने वाले हैं। सुमित बताएं। शुक्रिया डिम्पी। देखिए, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डील इन्होंने रखी है अपनी, इसमें 3 कंपनीज इन्वॉल्व हैं। पहली है फोर्टिस हेल्थकेयर, दूसरी है फोर्टिस हॉस्पिटल और तीसरी है फोर्टिस लाफार्म, जो कि मणिपाल ग्रुप के साथ भी यहां पे जाएगी। फोर्टिस हेल्थकेयर, ये 4,271 करोड़ रुपए इसकी नेटवर्थ है। ये कंपनी का मेन कारोबार है। इस कारोबार के अंदर चंडीगढ़ रजिस्टर्ड जो कंपनी का हॉस्पिटल्स हैं वो सब आते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल, ये इनका एस्कॉट्स हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में है, फोर्टिस एस्कॉट के नाम से, वो कारोबार इसके अंदर आता है। इसकी करीब 862 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। और फोर्टिस लाफर्म, ये कंपनी का सबसे छोटा बिजनेस है और इसका कोई भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन नेटवर्थ महज 50 लाख के आसपास है। ये 3 कंपनी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो यहीं से ही सारी बात शुरू होती है। सबसे पहले फोर्टिस हॉस्पिटल, जो कि इनका दूसरा बड़ा कारोबार है, जिसकी 862 करोड़ रुपए की नेटवर्थ थी, उस हॉस्पिटल कारोबार को इन्होंने ट्रांसफर किया है और ये इंटरनल ट्रांसफर है। ये लाफर्म के अंदर जा रहा है। ये एस्कॉर्ट बिजनेस जो है कंपनी का, ये लाफर्म के अंदर कंपनी के पास चला जाएगा और ये ट्रांसफर के तहत कंपनी जो है वो शेयर जारी करेगी लाफर्म के। यानी कि आपके पास अगर एक शेयर है फोर्टिस हॉस्पिटल का, तो उसके बदले में लाफर्म का एक शेयर अलॉट किया जाएगा। ये पहला डील का हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो है वो क्रूशियल हिस्सा है। उस
हिस्से के अंदर फोर्टिस हेल्थ केयर, जो कि कंपनी का हॉस्पिटल बिजनेस है, जिसके अंदर सारे हॉस्पिटल्स आते हैं, वो कारोबार जो है वो मणिपाल के साथ उनका टाइप किया गया है। मणिपाल हेल्थ केयर के साथ यहां पर एक ट्रांसफर किया जा रहा है, और जो ट्रांसफर है उसके तहत मणिपाल हेल्थ के शेयर जो है वो जारी होंगे। मणिपाल हेल्थ अभी लिस्टेड नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इस सौदे के बाद वो लिस्ट भी होगा। तो ये कारोबार का जो रेशियो है वो ये है कि फोर्टिस हेल्थ केयर के जो 100 शेयर हैं उसके बदले में मणिपाल के 10.83 शेयर ये अलॉट किए जाएंगे। ये स्वैप रेशियो उन्होंने तय करके दिया है। और इसके अलावा इस सौदे के बाद मणिपाल हेल्थ जो है वो लिस्ट भी होगी। और साथ ही साथ फोर्टिस मलार, जो कि एक सब्सिडरी है फोर्टिस की, उसके लिए एक ऑटोमेटिक ओपन ऑफर भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर चेंज होगा। तो वहां पर भी आप नजर रख सकते हैं। ये डील का दूसरा हिस्सा है। अब डील के तीसरे हिस्से पर आते हैं। तीसरा हिस्सा जो है वो कंपनी का एसआरएल को लेकर है। इनकी एक लेबोरेटरी बिजनेस भी है, और वो एसआरएल के तहत आता है, जिसमें 20% हिस्सा जो है वो मणिपाल हेल्थ ले रहा है। और ये 20% हिस्से के लिए 720 करोड़ रुपए दे रहे हैं। 720 करोड़ रुपए के हिसाब से जो एसआरएल है उसकी वैल्यू बैठती है करीब करीब 3600 करोड़ रुपए के आसपास की। और ये कुल आय का एसआरएल, यानी कि टोटल जो फोर्टिस की आय रेवेन्यू है उसका कुल आय का 17% हिस्सा जो है वो एसआरएल से आता है, और बाकी 81% हिस्सा जो बच रहा है वो कंपनी के बाकी 3 कारोबार के अंदर से आता है। अब जो फोर्टिस के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको क्या मिलेगा? पहली चीज, फोर्टिस ये इनफैक्ट डील के फायदे आप पहले समझ लें। डील के फायदे कुछ इस तरह से होंगे, इनकी जो पैठ है वो मजबूत होते हुए दिखाई पड़ेगी। एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इनकी डोमेस्टिक भी होगी और इंटरनेशनली भी होगी। एसआरएल जो सौदा हो रहा है उससे और कंपनी को एक अच्छी डीप पेनिट्रेशन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब क्रूशियली ये है फोर्टिस के लिए, पहले तो इनको रकम मिल जाएगी 3600 करोड़ रुपए के आसपास। ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है फोर्टिस हॉस्पिटल में, और बाकी 720 करोड़ रुपए इनको अलग से मिल रहा है एसआरएल के लिए। तो डेट को ईज आउट करने के लिए कंपनी को एक अच्छा वो मिलेगा। नई एंटिटी जो होगी उसकी 12 राज्यों में और 5 देशों में प्रेजेंस रहेगी। नई एंटिटी की जो क्षमता है वो भी करीब करीब 63% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जो एक नई एंटिटी बनेगी शेयर होल्डर्स के लिए, उसकी आय भी करीब करीब 40% और ज्यादा बढ़कर आएगी। एबिटा मार्जिन भी करीब 70 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो नई एंटिटी जो शेयर होल्डर्स को मिल रही है वो कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या होगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास पहले तो उनको फोर्टिस जो हेल्थ केयर बिजनेस है, जो कि मेन बिजनेस कंपनी का है, उसके ट्रांसफर के बदले में शेयर मणिपाल के मिलेंगे, जो कि अलग से लिस्ट होगी। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में क्योंकि अब 80% कारोबार निकल जाएगा, तो जो एग्जिस्टिंग 20% कारोबार के शेयर्स होंगे वो लाफेम के नाम से शायद ट्रेड होते हुए दिखाई पड़ेंगे, जैसे सिंटेक्स के केस में हुआ था कि एक कारोबार अलग हुआ, डीमर जो कि नया कारोबार बनकर ट्रेड हुआ, और दूसरा कारोबार जो है वो भी ट्रेड हो रहा है, बहुत थिन बिजनेस के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पर मणिपाल के शेयर्स आगे आने वाले समय में मिलेंगे, जो कि डीमर्ज होने के बाद मिलेंगे। और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसमें शायद 20% बिजनेस के लिए या छोटे बिजनेस के साथ एक कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अक्टूबर 2018 जो है वो इसकी डेडलाइन है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल्स इतने भी बाकी हैं। ठीक है, ये पूरा एनालिसिस, हरी आपका रिएक्शन चाहिए होगा। जितना समझ में आ रहा है उस हिसाब से ये तो बिल्कुल तय है कि शायद फोर्टिस का कर्ज कम हो जाएगा, क्योंकि मणिपाल उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, कुछ ट्रांसफर भी हो रहा है, तो पैसा इनके पास भी आ रहा है। दूसरा हिस्सा ये समझ में आ रहा है कि इनकी दक्षिण भारत में थोड़ी प्रेजेंस बढ़ जाएगी। ये दोनों चीजें देखते हुए, इस डील के पूरे के स्ट्रक्चर को देखते हुए आपकी राय क्या है? देखिए, मेरा जब तक अंडरस्टैंडिंग है काफी हद तक ये एक स्टॉक स्वैप है। आई थिंक 1:10 के आसपास का स्टॉक स्वैप है। तो जहां तक टीपीजी मणिपाल का सवाल है, आई थिंक फिलहाल तो मणिपाल हॉस्पिटल्स के वैल्यूएशन का कोई आइडिया नहीं है। तो ये 10:1 डील अच्छा है बुरा है, मेरे ख्याल से कहना बहुत मुश्किल है। वील हैव टू रीड द फाइन प्रिंट। पर मेरे ख्याल से आई थिंक जहां तक फोर्टिस हॉस्पिटल्स का सवाल है, पॉजिटिव एक ही चीज है कि जो उनका पुराना एक ओवरहैंग था, जो वो सिंह ब्रदर्स के मैनेजमेंट का ओवरहैंग था, आई थिंक वो ओवरहैंग फाइनली निकल जाएगा। और मणिपाल एक रेस्पेक्टेड रेप्यूटेड ग्रुप है जहां तक हेल्थ केयर एजुकेशन का सवाल है। तो आई थिंक वो डेफिनेटली इनके लिए एक पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। खैर, ये आज थोड़ा रिएक्शन देखना होगा, ये कितना देता है, ये कैलकुलेटेड रिएक्शन देता है या फिर अच्छा स्विंग ट्रेड कराएगा। वैसे फोर्टिस अब बैन में तो नहीं है, आज आप ट्रेड लेना चाहे तो इसमें ले सकते हैं। आप इसके फ्यूचर्स को रोल भी कर सकते हैं। रोल ओवर का आंकड़ा हालांकि 50% से भी कम है। आज किस खबर के बाद शायद थोड़ा स्विंग ट्रेड मिले तो रोल ओवर भी बढ़ जाएगा। तो आज थोड़ा वेट एंड वॉच के साथ इस शेयर को ट्रेड कीजिएगा। रेंज फिलहाल 148 रुपए की लग रही है, जो कि रेजिस्टेंस की बनती है। खैर, कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आपका इंतजार करें, जरा वो भी नोट करते चलिए। आज कौन कौन से रिपोर्ट और कौन कौन से शेयर हैं। संदीप है मेरे सहयोगी। संदीप, एक काम कीजिए, आप आईटी से शुरू कीजिए। ये परसिस्टेंट को लेकर क्या रिपोर्ट है?
देखिए जो कंपनी ने प्रॉफिट वार्निंग जारी करी है, हो सकता है उसका इम्पैक्ट आज स्टॉक पे आता हो देखिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए जो ब्रोकर्स हैं अब भी स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हैं। दो रिपोर्ट्स हैं, क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, 960 रुपये का टारगेट प्राइस है। वो कह रहे हैं कि Q4 भले ही वीक होता हुआ दिखे लेकिन मीडियम टर्म स्टोरी अब भी इंटैक्ट है। इनका जो IP कारोबार है जिसमें वीकनेस की बात करिए वो वैसे भी वॉलेटाइल रहता है, तो वहाँ पे हो सकता है दिक्कतें आती हुई दिखें, लेकिन जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अब भी हेल्दी रहेगी जहाँ तक मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात है। मॉर्गन स्टैनली की जहाँ तक बात है, उन्होंने भी ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है। उन्होंने जो टारगेट प्राइस दिया 1000 रुपये के ऊपर का दिया, 1025 के टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं। उनने कहना है कि Q4 के लिए जो वार्निंग आई है कंपनी की ओर से वो जरूर एक नेगेटिव सरप्राइज है, लेकिन इससे उनका मानना है कि FY18 का जो EPS है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 6% के आसपास का इम्पैक्ट होगा। तो नो डाउट शॉर्ट टर्म के लिए दिक्कतें हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए ब्रोकर्स अब भी स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है। बिल्कुल। राकेश, फोर्टिस पर फिर से एक बार लौटते हैं। फोर्टिस आज उसका आखिरी दिन भी है FNO का। बिल्कुल, मेर आखिरी दिन है और आप देखें तो सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ जो ओपन इंटरेस्ट है वो 14 to 16 लोग होल्ड करते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स होल्ड करते हैं। काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी और जैसा अभी हरी ने भी मेंशन करा कि वैल्यूएशन जैसे अगर आप देखें तो मणिपाल का जो है वो इट्स एन अनलिस्टेड स्पेस में है, उसका वैल्यूएशन का कोई आइडिया नहीं है, जो रेशो आई है उसके बाद से क्या बैठता है, बट काफ़ी बड़े निवेशकों ने फोर्टिस के अंदर स्टेक लिया है। आज एक्सपायरी का दिन है और आज फोर्टिस का लास्ट डे भी है FNO के अंदर, तो काफ़ी वोलेटाइल रहेगा और मेरा ऐसा मानना है कि रिटेल निवेशक को FNO के अंदर आज इंट्राडे से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ठीक है, इस बीच समित चौहान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। समित, एक बार पहले आपका मार्केट पे आउटलुक चाहिए होगा, फिर मैं कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स हमको मिल रहे हैं वो भी जानूंगा आपसे। पहले जरा मार्केट का आउटलुक दीजिए आप। देखिए, अगर मार्केट की बात करें तो फॉर दिस एक्सपायरी डेफिनेटली एक 1900 1950 काफ़ी अच्छा सपोर्ट था और हमने फ्राइडे को भी देखा है निफ्टी 10,000 के नीचे स्लाइड हुआ था, बट डिस्पाइट द फैक्ट 10,000 के पुट राइटर्स तभी भी फॉर्मली उसमें खड़े थे और उसमें कोई भी एक सीरियस अनवाइंडिंग नहीं देखा था। तो उसके चलते हमने एक कल और मंडे को भी एक अच्छे खासी हमने रिलीफ रैली देखी हुई है, बट ऊपर की तरफ भी 10,200 10,230 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 10,200 के कॉल राइटर्स कल भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, तो उसके चलते वो लेवल भी क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो आज के लिए हमें लगता है कि 10,100 10,080 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा और ऊपर की तरफ 10,180 से लेकर 10,200, तो ये दायरे में फिलहाल तो ट्रेड होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है संदीप, ये कंटेनर कॉर्पोरेशन को लेकर क्या रिपोर्ट है? कंटेनर कॉर्पोरेशन को जो लेके रिपोर्ट आई है डिम्पी, उसमें जेफरीज की रिपोर्ट है। उन्होंने जो बाय रेटिंग है उसे बरकरार रखा, जो टारगेट प्राइस उसे स्टीपली इंक्रीज किया है। पहले 1198 था, अब उसे बढ़ाकर 1750 रुपये किया है। उनका ये कहना है कि रोड सेगमेंट से जो मार्केट शेयर है वो रेलवेज में शिफ्ट हो रहा है और ये लगातार जो ट्रेंड है मेंटेन है और वैसे भी जो एग्जिम की इंक्वायरीज हैं वो भी अपटेक पे है और हो सकता है कि जो मार्जिन हैं इस कंपनी के वो ऊपर की ओर सरप्राइज करते हुए देखें पॉजिटिव साइड पे। वे कुछ रीजन्स हैं जिस वजह से जेफरीज इसमें पॉजिटिव है और टारगेट प्राइस में स्टीपली इंक्रीज किया गया है। ठीक है, मेटल्स के अंदर हमको 2-3 दिन में काफी तेज स्विंग दिखा, उसमें हिंडाल्को था, वेदांता, ये ज्यादा एक्टिव है। इन दोनों को लेकर क्या रिपोर्ट है? मैक्वेरी की रिपोर्ट पूरे मेटल सेक्टर के ऊपर आई है। जो दोनों स्टॉक्स आपने मेंशन किए, हिंडाल्को, वेदांता, इन दोनों को लेकर वो पॉजिटिव है। हिंडाल्को तो इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि पूरे मेटल सेक्टर में इनका टॉप पिक है और हाल फिलहाल में जो गिरावट हुई है खासतौर पे टाटा स्टील में, कोल इंडिया में, NMDC में, उसके बाद मैक्वेरी मानता है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है इन स्टॉक्स को लेके काफ़ी अट्रैक्टिव अब इन लेवल्स के आसपास लग रहा है। वो कह रहे हैं कि हालांकि जो प्राइजेस हैं वो पीक आउट होते हुए दिखे हैं, लेकिन फिर भी कमोडिटीज उनका मानना है कि FY19 का जो साल है वो मार्जिनली पॉजिटिव में क्लोज करते हुए दिखेंगे। इसी प्रीमाइसिस पे पूरी रिपोर्ट दी गई है और ये 5 स्टॉक्स हैं जो कि उनके रडार पे जिनको वो पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। ठीक है राकेश, जरा हिंडाल्को और वेदांता के आज के मेरे को टारगेट दीजिए और आने वाले 4-5 दिन के भी टारगेट दे दीजिए। स्टॉप लॉस भी होगा। देखिए डिम्पी, अगर आप हिंडाल्को की बात करें तो अगर कोई बाय करना चाहता है, डिम्पी मैं बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई बाय करना चाहता है तो 214 पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में शॉर्ट टर्म के लिए 223 का एक लक्ष्य रखना चाहिए। वेदांता की बात करें तो डिम्पी मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा इस स्टॉक में। ऊपर में जब तक 292 के लेवल्स ना टूटे तब तक मुझे लगता है यहाँ पर बाइंग नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है, ये M&M फाइनेंस की कल की क्लोजिंग बहुत शानदार थी और इसको लेकर भी कोई रिपोर्ट है संदीप? डॉइच बैंक की रिपोर्ट है, उन्होंने बाय कॉल मेंटेन करी है, 550 रुपए का टारगेट प्राइस है। उनका मानना है कि एक तो जो रिकवरी है वो ब्रॉड बेस नजर आ रही है, कई सारी ग्रोथ के जो ट्रिगर्स हैं वो नजर आ रहे हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि इस कंपनी ने अपना जो फोकस है एक तो सीवीज और दूसरा जो यूज्ड व्हीकल्स हैं उसके ऊपर बढ़ाया है, जिससे फायदा होगा। और वैसे भी रूरल ट्रेंड्स ये इंप्रूव हो रहे हैं, जिससे इनकी जो एसेट क्वालिटी है उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। ये 3 मेन रीजंस हैं जिस वजह से वो पॉजिटिव है। बिल्कुल, चलिए इस बीच हमारे साथ संजीव भसीन भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। संजीव, मॉर्निंग टू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। संजीव, एक बार लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। कल हमने देखा बंधन बैंक की लिस्टिंग हुई, अच्छी हुई, अच्छा खासा गेन मिला भी इन्वेस्टर्स को। आज HL की भी लिस्टिंग है, इन दोनों पर क्या व्यू है आपका? हाँ, गुड मॉर्निंग महिर। तो आई थिंक बंधन बैंक की लिस्टिंग काफी आउट परफॉर्मेंस है, ऑन द बैक दैट इट्स अ वेरी प्रूडेंट मैनेजमेंट, फिलैंथ्रोफी एज एट द फोर फ्रंट। और जैसे आपको पहले कहा था, इट इज ऑन द सेम फुटस्टेप्स एज मिस्टर मोहम्मद यूनिस ऑफ बांग्लादेश, जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस को एक बहुत बड़ा अवतार बना दिया था। तो एज लॉन्ग एज ही कैन मेंटेन द निम्स, आई वुड से इट विल बी इन ऑर्डर। बट अब वो टॉप 8-9 बैंकों में उसकी मार्केट कैप हो गई, इवन मोर देन PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो वी विल हैव टू वेट के कैसे वैल्यूएशन लगते हैं एंड हाउ द परफॉर्म। बट आई वुड से मे बी राइट नाउ द स्टॉक इज स्लाइटली एक्सपेंसिवली प्राइस। आपको नीचे मिले तो लेने का कीजिए, बिकॉज इट कुड बी अ गुड 2-3 ईयर प्ले, गिवन दैट अनबैंक टेरिटरीज में वो काफी फास्ट एक्सपैंड कर रहे हैं। ब्रेक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज वादा एक्सपायरी है, तो आज यही सबसे अहम ट्रिगर है जो अब तक चल रहा है, और ये इस वित्तीय वर्ष की आखिरी एक्सपायरी भी है। तो इसलिए रिटर्न कार्ड तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन डाटा एनालिसिस पूरा रजत आपके सामने करेंगे। लेकिन पहले जरा रिटर्न कार्ड देखिए। कल का कारोबार था, जो एक्सपर्ट्स ने हमको कॉल दी उसके बेसिस पर ये रिटर्न कार्ड हमने बनाया। कल मन्नापुरम को लेकर काफी बुलिश ट्रेंड मिल रहा था हमको, गेन हुआ 6000 रुपए का। बजाज फाइनेंस, कैप फाइनेंस की जो भी कंपनीज थी कल चल रही थी, परसों भी चल रही थी, 1.5% का गेन यहां से भी पहुंचा। कल पीडीलाइट को लेकर भी हमको एक एनालिस्ट ने रिकमेंडेशन दी थी और वहां पे भी 15,000 रुपए का गेन पर लॉट की कैलकुलेशन हमको यहां पर आती हुई दिखी है। तो ये रिटर्न कार्ड आपके सामने। एक बार जरा पोल भी हम आपके सामने रखते हैं। आज जितना भी स्ट्रक्चर है उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी 120 से 200 की रेंज में कट जाएगी। मेजोरिटी हिस्सा वहीं आके रुक रहा है। अगर थोड़ा स्विंग हुआ भी तो शायद वो 50 पॉइंट का होगा। इसलिए ब्रैकेट आप 10,050 का लोअर एंड समझे, ऑन द अपर एंड 10,280 है, लेकिन बीच वाला हिस्सा ही ज्यादा अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज इस वाली ब्रैकेट में जहाँ पे 40% आपको दिख रहा है, यहाँ पे सौदों की आज कटान हो जाएगी। लेकिन कुछ और डाटा एनालिसिस, कहाँ पे रोल ओवर स्ट्रांग है, कहाँ पे कम है, आपको आगे की रणनीति समझने में काफी हेल्प करेगा। रजत से समझ लेते हैं कि इस बार का रोल ओवर का डाटा और आगे का एनालिसिस क्या कहता है। रजत, बताएं आप। बिल्कुल, अभी तक तो ये पोल बिल्कुल सटीक है, और जिन्होंने भी अपनी ट्रेडिंग रणनीति कल के सेशन से बनानी शुरू करी होगी 10,120 और 10,200 को ध्यान में रखते हुए, उनके बिल्कुल उनको रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन ये बता दूं कि इस सीरीज में ये लगातार दूसरी ऐसी सीरीज होगी जो नेगेटिव टेरिटरी में कटने की उम्मीद है, क्योंकि 2% अभी भी निफ्टी और निफ्टी बैंक पे नेगेटिव रिटर्न्स हैं। इनफैक्ट IT जो पिछले सीरीज में काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दे रहा था, वहां पर भी इस बार लगभग 1.8% का डेंट पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन कुल मिलाकर देखिए सीरीज गई कैसे, क्योंकि इस सीरीज का जो उच्चतम स्तर है वो 10,632 का है और जो निचला स्तर है वो 9,952 का। यानी कि कुल मिलाकर जो स्विंग है, जो हम कहते हैं कि अक्सर निफ्टी पे 300-350 पॉइंट से ज्यादा का स्विंग नहीं मिलता, लेकिन इस बार 680 अंकों का स्विंग निफ्टी पे बनता हुआ नजर आया। और इस सीरीज में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी देखने को मिल गया है। लेकिन रोल ओवर्स ये बता रहे हैं कि औसत रोल ओवर्स के बराबर हैं, यानी कि अभी के हिसाब से लगभग 54% के रोल ओवर फिगर जो है निफ्टी पे है, और निफ्टी बैंक में भी 54% के रोल ओवर फिगर्स हैं। तो कोई बहुत हेवी पोजीशंस लेकर नेक्स्ट सीरीज में एंटर नहीं कर रहे हैं ट्रेडर्स, अभी तक कॉशन बरत रहे हैं, और हो सकता है कि निचले स्तरों से एक पुल बैक की तैयारी इंडियन मार्केट कर रहा हो। अगर 10,200, 10,300, इनफैक्ट 10,300 का आंकड़ा बार बार इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये वॉल्यूम वेटेड प्राइस है, अगर इसके लेवल के ऊपर निकल आता है तो हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट पे डेफिनेटली आती हुई नजर आए। लेकिन फटाफट से कुछ रोल ओवर के आंकड़े मैं आपको बता दूं। जहां सबसे ज्यादा रोल ओवर फिगर्स है वो है इन्फीबीम, सेंचुरी टेक्सटाइल, कैस्ट्रॉल, क्योंकि यहां पर 80 से 90% के रोल ओवर ऑलरेडी हो चुके हैं। अल्ट्राटेक, दीवान हाउसिंग और भारती एयरटेल में भी 78% के रोल ओवर फिगर्स हैं। सबसे कम इनफैक्ट फोर्टिस में है, क्योंकि आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा एफएनओ में फोर्टिस का। इसके अलावा ओएफएसएस, टाइटन, चोला इन्वेस्टमेंट, एनएचपीसी और श्री सीमेंट, इन स्टॉक्स पे सबसे कम रोल ओवर फिगर्स हैं। लेकिन देखिए ट्रेडर्स ज्यादा इंटरेस्टेड इस चीज पे है कि कौन से
स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर प्रतिशत के लिहाज से सबसे स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिले हैं। उसमें एक स्टॉक ऐसा है जो बार बार जी बिजनेस पर रिकमेंड हुआ इस सीरीज में, वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स, 18% के गेन दे चुका है अब तक। जेपी एसोसिएट सरप्राइज मूव था, 16% के रिटर्न यहां बनते हुए नजर आए। टाइटन, इस स्टॉक पर जरूर नजर रखिएगा क्योंकि ये सीरीज फिर से लोअर एंड पे कुछ चुनिंदा ज्वेलरी कंपनियों के नाम थी, जिसमें टाइटन अभी तक का आंकड़ा काफी स्पेशल है और ट्रेडर्स आज भी इस पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा भारत फाइनेंशियल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे स्टॉक्स हैं, एनबीएफसी पॉकेट, यहां पर रिटर्न काफी शार्प देखने को मिले। लेकिन जो पिछड़ गया उसमें था बलरामपुर चीनी, एचसीसी, एडीएजी पैक में रिलायंस नेवल और साथ साथ एचडीआईएल, अदानी एंटरप्राइजेस। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो इस सीरीज में लैगार्ड साबित हुए, यानी कि जहां पर रिटर्न्स जो है वो बहुत ज्यादा गिरावट के साथ मिले। ठीक है, ये वो सारे शेयर्स यहाँ पे रोलओवर का आंकड़ा कमजोर पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ दिख रही है कि अगली सीरीज शायद हाउसिंग फाइनेंस या फिर फाइनेंस वाली कंपनीज के लिए बेहतर हो सकती है, कंजम्पशन के लिए ज्यादा बेहतर हो सकती है। इसलिए समित चौहान और राकेश बंसल मेरे साथ जुड़े हैं। आज के ट्रेड आपको बताएंगे जो अगली सीरीज में भी आपको फायदा दे सकते हैं। आप अप्रैल के ही सौदे लीजिएगा, मार्च को सौदा आज मत लीजिएगा। समित, बताएंगे जरा आपने को आपके वादा के ट्रेड आज के कौन से हैं? देखिए, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ऐसे 3 स्टॉक्स है वो उतने ज़्यादा सेंसिटिव मार्केट को नहीं रहेंगे और उनका आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। बजाज फाइनेंस रहेगा जिसका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और एक अच्छे कंसोलिडेशन से ये स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, तो बजाज फाइनेंस 1850 तक यहाँ तक मूव एक्सटेंड कर सकता है। 1736 स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरा बाय एसआरएफ में है जो क्लियरली एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और ये स्टॉक में कोई भी एक माइनर करेक्शन आता है वहाँ पे हम इमीडिएटली एक अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट देखते हैं। तो एसआरएफ क्लियरली पॉइज्ड है उसका ऑल टाइम हाइज छूने के लिए, तो 2100 के टारगेट्स रहेंगे, 1950 का स्टॉप लॉस रहेगा। और तीसरा बाय सन फार्मा जो एक अच्छे बेस के आसपास ट्रेड हो रहा है 490 500 और यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छी खासी प्राइस मूव हम देख सकते हैं। टारगेट 540, स्टॉप लॉस 488 करेंगे। 3 शेयर हुए, एक तो बजाज फाइनेंस, जैसे फाइनेंस वाला शेयर एक्सपेक्टेड था जरूर मिलेगा, मिला, और साथ ही एसआरएफ कंजम्पशन का कल की अच्छी क्लोजिंग थी इसके पास, और इस सन फार्मा टिपिकली थोड़ा हेज वाला शेयर भी है इस तरह के मार्केट के अंदर, ध्यान रखें इस शेयर के अंदर भी। राकेश, आपके ट्रेड? देखिए डिम्पी, मैं थोड़ा सा डिफेंसिव होऊंगा जिस तरीके से मार्केट में वोलेटिलिटी है, तो मेरे 2 पिक्स जो एफएनओ स्पेस से हैं दोनों ही डिफेंसिव है। पहला हिंदुस्तान यूनिलीवर रहेगा जिसको बाय करने की राय दूंगा 1285 के स्टॉप लॉस के साथ 1400 के टारगेट के लिए। दूसरा पीडीलाइट, अगेन एक डिफेंसिव काउंटर, इसको खरीदने की राय दूंगा 898 का स्टॉप लॉस, 970 का लक्ष्य। ठीक है, कोई हाउसिंग फाइनेंस शेयर है आपकी लिस्ट में? देखिए, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस काफी अच्छा लगता है मुझे। नीचे में 1180 के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया है, 1342 के लक्ष्य के लिए इसे बाय किया जा सकता है। बट डिम्पी, जिस तरीके से मार्केट में वोलेटिलिटी है, एक अनसर्टेनिटी है, तो प्योरली मेरा ऐसा मानना है कि हल्के हाथ से एक्सपायरी वाले दिन 2 डिफेंसिव्स के साथ स्टिक करूंगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और पीडीलाइट। और एक पिक जो थॉमस कुक मैंने शो की शुरुआत में डिस्कस किया था, काफी बढ़िया टेक्निकल सेटअप है, मार्केट की वीकनेस में वहां पर भी बाइंग की जा सकती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल तय दिख रही है कि आज के डाटा से कि कुछ हद तक आप कम वॉल्यूम के साथ तो ट्रेड करें, लेकिन कंजम्पशन, एफएमसीजी और काफी हद तक ये हाउसिंग फाइनेंस वाला जो हिस्सा है इस पे आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। संजीव भसीन भी है मेरे साथ। संजीव जी, आप ये अप्रैल सीरीज के अंदर हम एंटर कर रहे हैं जिसमें हमारे पास अर्निंग का ट्रिगर भी है, सेल्स के आंकड़े भी आने वाले हैं ऑटोस के, और काफी हद तक कंजम्पशन लेड स्टोरी आगे बढ़ेगी क्योंकि मानसून, गर्मी, बहुत सारी चीजें हैं जो इसी को ही आप पन पाएंगे आगे चल के। आपकी राय, बाजार के अंदर अगला क्या स्टेप है? तो डिम्पी, अब की तो आप 9950 से बच गए और आपको कहा था कि मार्च में 9700 से 9900 तक निफ्टी आ सकता है, और अभी भी हम ये सोचते हैं कि डोंट गेट, वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, ग्लोबल वॉलेटिलिटी इज हियर टू स्टे। अप्रैल एक कंसोलिडेशन का महीना होएगा, यू कुड ट्रेंड बोथ वे, 10,300 350 ऊपर, लेकिन आई डोंट रूल आउट टेस्ट ऑफ 99 एंड बिलो। ये आप जो अटकली लगा रहे हैं कि रिजल्ट्स वगैरह ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएंगे, और हमें लगता है कि जो लैगार्ड रिजल्ट्स हैं वो एंड ऑफ द मंथ या अर्ली मई में आएंगे। तो हमें लगता है अप्रैल विल बी अ मंथ ऑफ कंसोलिडेशन ऑन द इंडेसेस, और स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक आपको मूव लेना है। However, हमें लगता है द ब्रॉडर मार्केट में भी इन द प्रोसेस ऑफ बॉटमिंग आउट, तो यहाँ अपनी स्टॉक सिलेक्शन रखिए, क्योंकि अगर आप ग्रीड में रह गए लेने से तो अब फियर बेस्ट टाइम है, क्योंकि 97 और 9900 में मार्केट विल हैव प्राइस्ड ऑल द नेगेटिव, और हमें लगता है मई के बाद आपको मार्केट में एक अच्छा उछाल दिखेगा। ठीक है संजीव जी, आज फोर्टिस को लेकर जो खबरें आई हैं उसकी वजह से शायद थोड़ा सा हो सकता है कि रीस्ट्रक्चर अपने आप को करे। इस शेयर पे आपका आउटलुक क्या है? आप इसको एनालिसिस कर रहे हैं और ये जो खबर आई है इसका क्या मतलब समझे?
तो ये खबर तो काफी अवेटेड थी और स्पेकुलेशन थी कब होएगा, और आई थिंक इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव। मणिपाल ग्रुप इज अ वेरी वेरी टाइट फिस्टेड ग्रुप और उनका हॉस्पिटल्स में काफी अच्छा उनका एक प्रभाव है। अभी उन जो ऑपरेट करते थे काफी छोटे स्केल पे थे और जैसे आपको कहा उनका कॉस्ट कंट्रोल बहुत अच्छा था। अब वो एक डेवलप कर रहे हैं इनटू अ वेरी बिग एंटिटी जहां पे ओवर लीवरेज है, ओवर प्राइसिंग है और साथ में ओवर बैलेंस शीट इज स्ट्रेस्ड। आई थिंक द सिनर्जीज विल बी वेरी गुड। अगर एक डील की वैल्यूएशन लगाएं तो 3900 करोड़ का 40% स्टेक है, विच पुट्स द मार्केट कैप एट रफली क्लोज टू 10,000 करोड़। 7500 करोड़ की मार्केट कैप है ऑलरेडी फोर्टिस की और उसमें आप एसआरएल का डैग, तो आई थिंक अभी शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा कुछ छोड़ेगा नहीं ऑन द मर्जर। लेकिन आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप 14,500 करोड़ की मार्केट कैप देते हैं टू अपोलो, तो ये एक इससे अपोलो या उससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आई वुड से कंस्ट्रक्टिव स्पेस, बिकॉज आपको पता है मिसमैनेजमेंट एंड बैड precedents by the past have dampened the sheen of Fortis. लेकिन आगे जाते हुए आई थिंक इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। ठीक है, संजीव जी की रिकमेंडेशन आपके सामने। लेकिन फिर एक और चीज है, ये नॉर्थ कोरिया से पहले बुरी खबरें आती थी, आजकल बहुत अच्छी खबरें आ रही है। उनके किम जोंग जो है वो चाइना पहुंच गए और ये बताया जा रहा है कि पहली बार उनकी फॉरेन ट्रिप है जो अपने देश से बाहर गए हैं चाइना में। अब चाइना के प्रेसिडेंट भी हो सकता है वहां जाए। ये अच्छी खबरें, अच्छे दिन तो लग रहे हैं कोरिया और चाइना के साथ हमको देखने को। देखिए अच्छे दिन एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप के हैं। कल जो लेटेस्ट रेटिंग आई है उसमें उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है यूएस में, इट इज एट हिस्टोरिक हाई। और उसमें यही कहा गया है कि भले ही उनकी मेथड में मैडनेस है थोड़ी सी, लेकिन वो चाइना को भी नेगोशिएशन टेबल पर लेकर आए ट्रेड वॉर में, और वो नॉर्थ कोरिया को भी नेगोशिएशन टेबल पर लेकर आए। तो उनकी अप्रूवल रेटिंग हाईएस्ट है। और ये जो नॉर्थ कोरिया ओपन अप भी थोड़ा सा हुआ है। अब देखिए आंकड़े चाहे जो भी कहें, लेकिन ये तो फैक्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक भी बार शुरुआती जो उनकी अप्रोच था नॉर्थ कोरिया को लेकर या फिर चाइना को लेकर, उसमें कहीं भी नरमी नहीं बताई उन्होंने, और उसी वजह से शायद ये क्रैक भी हो पाया है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अच्छा ही है, मार्केट के लिए भी अच्छा है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए दोनों ही बड़े अच्छे डेवलपमेंट हैं। ठीक है, उम्मीद तो करते हैं शायद ट्रेड वॉर जैसी चीजें अब हमको थोड़ा कम ही सुनाई दें सिस्टम के अंदर।